शिवाजी राय भाई साहब, मैं आपके पास इसलिए आया कि आप बिल्कुल गांव से जुड़े हैं। आप अपने धान अपने हाथ से उगाते हैं, गेहूं अपने हाथ से उगाते हैं। मुझे दो चीजें हैं, क्योंकि आप तो यूनियन से भी जुड़े रहे हैं। एक चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि दर्शकों को भी ये समझ में आना चाहिए। बार बार कहा जाता है कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री में राशन दे रहे हैं, हम फ्री में राशन दे रहे हैं। और उसमें जब आप बात करिए तो एक, मैं जिस समाज में हूं उस समाज में होता है कि अरे राशन दिया जा रहा है, बड़ा मजा है लोगों को, अरे इसीलिए ये काम नहीं करते हैं, ये राशन बेच के खा जाते हैं। इस तरह की बातें इस समाज में चलती हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि 10 लाख करोड़ का लोन वेवर हुआ कुछ उद्योगपतियों का, नाम भी नहीं बताया गया, तो वो फ्री फंड नहीं है। हर उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स में, प्रोफेसर अखिल स्वामी अभी इस बात की तायीद करेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स को चेंज किया जिसके अनुसार करीब 1,45,000 करोड़ का राजस्व कम आ रहा है। वो फ्री फंड नहीं है। एक तो मैं इस पे आपसे समझना चाहूंगा। दूसरा, एक हमारे दर्शक ने एक इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा है कि 1980 के जमाने में जब एनटी रामाराव आए थे आंध्र प्रदेश में, तो उन्होंने भी इस तरह का 1 किलो के चावल की स्कीम की थी, और तब कांग्रेस की सरकार ने भी वहां चावल देने से मना किया था। मुझे इसके तथ्य इस समय, क्योंकि उन्होंने अभी पूछा है, मेरे पास तुरंत नहीं है कि मैं इसको चेक करूं, लेकिन मैं थोड़ी देर मान भी लूं कि वो तथ्य सही थे, तो क्या अगर कांग्रेस ने कोई गलत काम किया, कोई गलती की, तो वो अभी जब आपके पास ज्यादा चावल है, आपको चावल के भंडारण के लिए जगह नहीं है आपके पास, आपके मतलब जो साइलोज हैं एफसीआई के वो ओवरफ्लो कर रहे हैं, ऐसे समय में रोकना क्या उसके कंपैरिजन में, क्योंकि कांग्रेस ने नहीं दिया था तो इसलिए अभी नहीं देना चाहिए, ये उचित बात है? शिवाजी राय भाई साहब। जी भाई साहब प्रणाम जी। ये बिल्कुल बात ठीक है। जो 80 करोड़ लोगों को ये राशन देने की बात करते हैं, और इन्होंने कोरोना में भी ये बात कहा कि हम राशन देते हैं लोगों को, ये जानना चाहिए, बहुत स्पष्ट है कि देश में फूड सिक्योरिटी कानून जो बना है, कम्युनिस्ट पार्टियों के लगातार दबाव में और कांग्रेस साथ सरकारें बनाई थी, तो कई कानून ऐसे बने थे जो राइट्स के रूप में आए। उसमें फूड सिक्योरिटी कानून भी था, जिससे आरटीआई बना था, शिक्षा का अधिकार बना था, मनरेगा बना था, जिसमें उसमें फूड सिक्योरिटी कानून भी बना था कि सबको भोजन देने का पाने का अधिकार है, वो देश का नागरिक है। तो ये नागरिकता अधिकार है उसको कि भोजन मिलना चाहिए, देश का नागरिक। कोरोना के दौरान जो लो स्थिति खराब हुई और जो लॉकडाउन किया इन्होंने, उसमें 23 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, 23 करोड़ लोग। और देश में अनाज अगर जो है, देश में अनाज है और गोदाम भरा हुआ है, और वो अनाज किसान ही पैदा करता है, और किसान इतराज नहीं कर रहा है। अगर जो अनाज लोगों को नहीं दिया जाएगा, तो जो गांवों की स्थिति आज की तारीख में, जो मजदूरों की स्थिति है, बहुत ही खराब है। मैंने गांव में जो मरीज जो मेट्रो सिटी से गांव में चले आए लॉकडाउन के दौरान, गुजरात से हमारे भाई साहब बैठे हैं, गोगोई साहब, गुजरात से कैसे भाग के लोग आए। गुजरात सरकार नहीं रख सकी वहां पर, हैसियत नहीं बनी, या कंपनियां नहीं रख सकी जहां मजदूरी करते थे। बंबई से भाग करके आए, दिल्ली से भाग करके आए, पंजाब जो गाँव में आए, वो गाँवों से भी जा नहीं पाए हैं जिन जगहों पर उनको नौकरी मिलनी चाहिए। और सरकार ये नहीं दावा कर सकती है कि जो लोग भाग कर गए गाँव में, गाँव से मजदूरी नहीं मिलती थी, इसीलिए वो भाग कर गए थे शहरों में। और गाँव में मजदूरी मिलती है, काम मिल जाता उनको, तो शहर में नहीं जाते हो। लेकिन गाँव में वापस आ गए तो उन स्थिति में आए जहां पर उनको भोजन नहीं मिला था। गाँव में भोजन का इंतजाम होता, कपड़े का इंतजाम होता, तो क्यों मेट्रो सिटी में 2000 किलोमीटर चल के जाते हो? क्यों कोरोना में पैदल भाग करके आते? इस कंडीशन को समझना चाहिए। इन्होंने जो बेरोजगारी बढ़ाई, 45% लोग बेरोजगार हुए, जिस तरह से गरीबी रेखा के नीचे चले गए 45% लोग, उस दौर का आंकड़ा है। इस स्थिति में ये अगर जो कहते हैं कि मैंने अनाज दिया लोगों को, ये सरासर बेईमानी है, ये कहा जाएगा। और दुनिया का कोई भी शासनाध्यक्ष जो है ऐसा नहीं कह सकता जिसे चिल्ला कर कहते हैं, और झोला पर अपना फोटो छपवाते हैं, जो कि फूड सिक्योरिटी कानून है। ये नहीं तय कि इतना ही दिया जाएगा, जितनी जरूरत होगी और जितनी उपलब्धि उतना दिया जाएगा। कानून कहता है भोजन दिया जाएगा, फूड सिक्योरिटी कानून है वो मात्रा नहीं तय करेगा। इसलिए बात बेईमानी इनकी है। दूसरी चीज, 11.5 लाख करोड़, भाई साहब 11.5 लाख करोड़ इन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया कि हमने राइट ऑफ किया है देश के पूंजीपतियों का पैसा। ये बताओ ना, अडानी का पैसा कितना राइट ऑफ किया? अंबानी ने कहा कि हम जो है आज कर्ज से मुक्त हो गए। देश का कोई उद्योगपति कभी डिक्लेयर नहीं किया कि हम कर्ज से मुक्त हो गए।
तो अडानी बता दे कि 1 लाख अंबानी 1,82,000 करोड़ रुपया जो बीएसएनएल का उनके ऊपर था, पूरा एसेट जो उनको किराए पर दिया था, 1,82,000 करोड़ रुपया बीएसएनएल का चुकता कर दिया क्या? बीएसएनएल किसकी कीमत चुका रहा है, ये समझना जरूरी है। और मोदी जी जो है, मोदी जी जो उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अडानी के जियो का, अंबानी के जियो का प्रचार किया, कभी बीएसएनएल का लॉन्च किया क्या? कभी नहीं किया। इसलिए बेईमानी साफ है कि देश के जो सरकारी संपत्ति है उनको मारना था। इस दूसरी बात मैं कहूंगा, जीएसटी राज्यों से जा रही है, राज्यों का जीएसटी का हिस्सा इन्होंने नहीं दिया। वो किसान और मजदूर गरीब आदमी जीएसटी देता है, तो जीएसटी देता का अनाज पाने का अधिकारी नहीं है क्या? वो जो जीएसटी दे रहा है, क्या भोजन पाने का अधिकारी इस देश में नहीं है, जहाँ बेरोजगारी इतनी जोरों पर है? और देश में जितने जो है एसएमई थे, छोटी कंपनियां थी, लॉकडाउन के दौरान और उनकी बैड पॉलिसी के दौरान की वजह से वो कंपनियां बंद हो गई। जो छोटे लोगों को रोजगार, जो गांव के लोग भाग के आए, वो छोटी छोटी कंपनी में काम करते थे, जहाँ 20, 25, 50, 100 लोग काम करते थे, उन कंपनियों को बंद किया है। उसमें बंद हुई, जो लॉकडाउन हुआ, बड़ी कंपनी मुनाफा हुआ। उसी दौरान अडानी की संपत्ति बढ़ी, अंबानी की संपत्ति बढ़ी और टाटा की भी संपत्ति बढ़ी। मैं कहूंगा तो तमाम लोगों की जो संपत्ति जिस दौर में बढ़ी थी, लाखों कंपनियां बंद हो गई, एमएसएमई की थी, उनके लिए कोई पॉलिसी इनके पास नहीं थी। तो जो छोटे मजदूर काम कर रहे थे उसमें, वो घर चले, अनाज कहाँ से मिलेगा उनको? जो मजदूर गांव में भी मजदूर है। दूसरी चीज, गांव में स्किल खत्म हो गया। गांव में जो स्किल था, मैंने खेती में जो मजदूर काम कर रहे थे गांव में, उन स्किल की वैल्यू खत्म हो गई। और पेस्टिसाइड गांव में खेत में पड़ जाता है, सोहनी का काम खत्म हो गया, रोपनी का काम खत्म हो गया, तमाम जो खेती में काम था वो काम खत्म हो गया। इस स्थिति में जो गांव से पलायन करके गए, शहरों में क्या इनकी स्थिति बनी? तो मोदी जी ने कहा हम हाईटेक सिटी बनाएंगे। हाईटेक सिटी बनाने के नाम पर गांवों को जिस तरह से उजाड़ा गया, जिस हालत खराब की गई, किसान मजदूर हो गए गांव में, उनको भोजन कहाँ से मिलेगा उनको? अभी जो, अब दूसरी चीज बताया आपको, ये 5 किलो अनाज के बदले और 2,000 रुपया महीना, 500 रुपया महीना जो किसान निधि देते हैं, सम्मान निधि देते हैं, उसके बदले 400 का जो सिलेंडर था, 1200 उसी गरीब से वसूलते हैं, जिस गरीब को 5 किलो अनाज देते हैं। कानून बना दिया इन्होंने कि जो प्रदूषण पैदा करेगा, यानी पुआल जलाएगा, पराली जलाएगा, उसके खिलाफ जो कार्रवाई होकर जेल जाएगा। उसको गैस सिलेंडर जो है जलाने के लिए बाध्य किया, गैस सिलेंडर अंबानी के हिस्से में दे दिया पूरा, और वो बेचेंगे, उनका मुनाफा बढ़ेगा। तो अगर जो 5 किलो अनाज दिया, उसके बदले 800 रुपया सिलेंडर से वसूल लिया उस आदमी से, पेट्रोल से वसूल लिया उस आदमी से बिजली का पैसा बढ़ा करके वसूल लिया, उस आदमी से जो है डीजल का पैसा बढ़ा करके वसूल लिया, उस आदमी से खाद का पैसा बढ़ाकर वसूल लिया, उस आदमी से पानी का पैसा बढ़ाकर वसूल लिया। वसूली कितना किया है बता दें? 5 किलो अनाज के बदले और 500 महीना किसान निधि के बदले उन्होंने कितना वसूली किया? ये वसूली अंबानी अडानी से नहीं हुआ। और आप ही कह रहे हैं कि जो कारपोरेट टैक्स था वो 10% घटा दिया, 10% घटा, 1,80,85,000 रुपया जो कारपोरेट टैक्स घटाने से कंपनी को सीधे फायदा हुआ, वो किसानों कहाँ मिला वो मजदूरों को। और दूसरी चीज है कि मजदूरों को जो कानून बिगाड़ दिया उन्होंने, वो जो 1948-49 का जो कानून था, वो कानून तो कंपनियां भी अब काम कराएंगी, उनसे ज्यादा 12 घंटे काम कराएंगी, भोजन भी नहीं देंगी। और एक आदमी को 8 घंटे काम करने के लिए 3600 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। क्या किसी गरीब को, जिनको 5 किलो अनाज देते हैं, वो काम करे 36 कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है क्या? 3600 कैलोरी ऊर्जा बता देंगे 5 किलो अनाज में या 500 रुपए में वो किसान और मजदूर को 3600 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी क्या? ये बेईमानी, सरासर बेईमानी है। ये जो है उसी तरह से है कि देश को भिखारी समझ रहे हैं, देश को भिखारी समझ रहे हैं। और इस समय इनकी हालत और खराब है। मणिपुर में डर के मारे नहीं जा सकते, हैसियत इनकी नहीं बने हो जाने, क्योंकि झगड़ा इन्होंने लगाया है। मणिपुर जल रहा है और पूरा पूर्वोत्तर राज्यों के जलने का उपाय कर दिया इन्होंने। ये झगड़ा इन्होंने खुद लगाया है, कैसे किस मुंह से जाएंगे। और भोपाल में कल भाषण दे रहे थे तो मुझे लग रहा था इनको साइको हो गया है। अब इनको एक साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता है। कल का भाषण सुनिए उनका, लेमैन भी ऐसा भाषण नहीं देगा, कोई छोट भैया नेता भी ऐसा नहीं बोलेगा। जिस तरह से चौराहे पर भाषण नहीं हो सकता है, उस तरह से देश का प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है। इसका मतलब साफ है कि उनको एक साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता है, असली जरूरत है। और उनको जो है, और कर्नाटका की बात हम एक और कह दें कि पहले ही नड्डा साहब ने कहा था,
अगर जो मोदी साहब को वोट नहीं देंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी डबल इंजन की सरकार चाहिए उनको। हमने उत्तर प्रदेश में, भाई साहब एक उदाहरण दे दें आपको। यूपी हाँ। में जब डबल इंजन की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और कल्याण सिंह जी की सरकार थी, आपको याद होगा गौरी बाजार की शुगर मिल, पहली बार उत्तर प्रदेश में गन्ना की मिल, सरकारी मिल बेचने का काम अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल में और कल्याण सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में गौरी बाजार की शुगर मिल बेची गई। आज भी उस शुगर मिल के की बकाया है मजदूरों का 14 करोड़ 73 लाख रुपए बकाया मजदूरों का है जी और जी 1 करोड़ 62 लाख किसानों का बकाया है। तो डबल शिवाजी इंजन भाई की साहब, सरकार तो हमेशा खराबे रहती है, मैं कहूंगा आपसे। जी भाई साहब।